हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद कुरकुर चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो था तत्वों का वर्गीकरण एवं उसके आवर्ती फलन, इस चैप्टर को लेकर चल रहे थे, जिसमें मुझे याद आ रहा है कि इसके पहले वाले क्लास में दीपावली से पहले मैंने क्लास लिया था। दीपावली के बाद से क्लास, दीपावली के दौरान क्लास क्या था, बंद था। आज से फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ाया था ना, और आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना? तो आइए सबसे पहले उन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था, और फिर आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा आयनिक विभव होगा। आयनिक विभव के बारे में पढ़ेंगे, समझ लीजिए। चलिए बेटा, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा आज हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था बेटा। तो ये क्वेश्चन में शायद क्रोमियम 3+ क्रोमियम 6+ था ना भैया, ना बच्चे? क्या था हमारे पास टॉपिक में? क्रोमियम 3+ था एवं क्रोमियम 6+, यही था भैया। तो एक चीज तो आप लोग को पता है ना कि इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, अगर क्रोमियम में 6+ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसने अपने अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। बोलो हाँ कि ना? बोलो भैया, बात सही है ना? तो इस बात को समझिए बच्चे। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ तो बेटा, अगर देखा जाए क्रोमियम 3+ एवं क्रोमियम 6+ की अगर बात करेंगे बेटा, तो क्या कंडीशन समझ में आ रही है? तो कंडीशन ये समझ में आ रहा है सर कि जो क्रोमियम है और क्रोमियम, तो क्रोमियम का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चे? 24 होता है। कितना होता है प्यारे? 24 होता है, यही ना? अगर मैं यहाँ से इसके सोल्यूशन को देना चाहूँ तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे? 24। तो ये जब क्रोमियम 3+ हो गया तो क्रोमियम 3+ में इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्लस जो प्रोटॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ प्यारे कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब इसमें से 3 चला गया तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना बच्चे यहाँ पर? 21 है। और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चे? अभी भी 24 है। बोलो हाँ ना? अब प्रोटॉन कैसा आप लोग को पता है, प्रोटॉन कैसा है बेटा? प्लस चार्ज है। वहीं अगर कंडीशन इसका देखें, क्रोमियम 6+ का देखेंगे तो यहाँ भी 2 ही चीज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस क्या होगा बच्चे? प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब देखेंगे तो कितना चला गया बेटा? 6 चला गया है। कितना गया है? 6 चला गया है। और जब इलेक्ट्रॉन 6 चला गया है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सब कितना बचा बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन संख्या अभी कितना है बेटा? 24 है। तो आप समझ सकते हो कि जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ होता है प्यारे? नाभिक में होता है। तो जब प्रोटॉन नाभिक में होता है तो अर्थात कि जब नाभिक आवेशों के, नाभिकीय आवेश का बल ज्यादा होगा तो क्या करेगा? किसी चीज को क्या करेगा? खींच लेगा, है ही नहीं है? तो अगर बच्चे आकार की बात करूंगा तो आप कह सकते हो ना साइज। अगर साइज की बात करूंगा तो दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? क्रोमियम 3+ का या क्रोमियम 6+ का? जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रोमियम 3+ में क्या है, इसके अपेक्षा तुलना में अंतर क्या है? कम है। अब यहाँ तुलना में अंतर क्या है बेटा? ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम हो गया तो प्रबल नाभिकीय आवेश का बल क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अगर साइज में लिखेंगे बेटा तो हम लिख सकते हैं क्रोमियम 3+ का आकार बड़ा होगा किससे? क्रोमियम 6+ से। बोलो हाँ कि ना? क्यों? किसका आकार बड़ा? अब बेटा आप लोग को पता है कि अगर आकार बड़ा हो गया तो जेफ जस्ट इसका क्या हो जाता है? उल्टा। जेफ क्या हो जाता है? जस्ट इसका उल्टा। तो जेफ का मान अगर पूछेगा तो जेफ का मान इसमें आप लोग क्या बताएंगे प्यारे? तो आप कह देंगे जस्ट इसका जेफ क्या होगा? क्रोमियम 6+ से क्रोमियम 3+। बोलो बात समझ पाए क्या? तो मतलब यहाँ पे क्योंकि आप जानते हो जो साइज होता है वो, ध्यान देना, विक्रमानुपाती होता है। किसके? ऐसे ऐसे जेब के विक्रमानुपाती कौन होता है? साइज, ठीक है ना? तो ध्यान देना है, तो इस बात को याद रखिए बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे तुलनात्मक अध्ययन, किसी कोई समस्या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा बैकलॉग क्लास का था। अब ये क्वेश्चन हमने और दिया था बेटा, एक क्वेश्चन में और दिया था, आपको याद है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पे। हम आपको होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन दिए थे प्यारे। होमवर्क के तौर पे आपको हमने
2 क्वेश्चन दिए थे, तो पहले क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया, हल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया था बेटा, O2 माइनस दिया था बेटा, O2 माइनस दिया था, और क्या दिया था बच्चे बताओ, बोलो। N3 माइनस था बेटा कि N2 माइनस था? N3 माइनस था, और बताओ। F माइनस और Na प्लस और Mg2 प्लस। वेरी गुड। अब बेटा ये क्वेश्चन था, तो इसमें कहा गया था कि इनको आकार के आधार पे या जेब के आधार पे क्रम में लगाना है। इनको आकार के आधार पे या जेब के आधार पे किस में लगाना है बच्चे? क्रम में लगाना है। तो बताइए, इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप लोग? वो तो आसान है, क्या है बेटा? अब एक चीज बताओ, अगर O के ऊपर बाई नेचर अगर इसकी बात करेंगे सभी तत्वों की, हम पहले इसके अगर देखते हैं तो वास्तव में अगर देखा जाए इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे बेटा, इसका बात करेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है बेटा? 8 होती है। नाइट्रोजन में कितना होता है प्यारे? 7 होता है। फ्लोरीन में कितना होता है बच्चे? 9 होता है ना। फ्लोरीन में कितना होता है? सोडियम कितना होता है बच्चे? 11 होता है। इसमें कितना होता है? 12। ये होता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में होता है। पर बेटा यहाँ सब देखिएगा तो प्रेजेंट में है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो प्रेजेंट वाला इसमें जो दे रहा है बेटा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। अब बेटा एक चीज बताओ, अब इसके अंदर से 2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी होगी प्यारे? 10 हो गई। इसके भी 3 माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया है? 3 ले लिया। तो इसके पास भी कितना हो गया बच्चे? 10 हो गया। बोलो हाँ कि ना। अब बेटा इसकी बात करेंगे तो इसने भी 1 ले लिया, तो इसके पास भी कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसके पास 11 था, तो इसने प्लस लगाया, तो मतलब ये क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो इसके पास भी कितना हो गया प्यारे? 10। अब इसके पास 12 था, तो इसके पास भी कितना हो गया बच्चे? 10। तो ये देखो बेटा, ये सभी के सभी क्या है? 10-10 है ना। तो इसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसे अगर जब इस रूप में अगर सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए बेटा? समान हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो पहली बात, इतनी बात आप समझ पाए कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? तो जब सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। पर मुद्दा हमारा ये नहीं था सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को समझाना, मुद्दा ये था इन्हें आकार पर लगाना है। अब बेटा सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि अगर देखा जाए जिस प्रकार से दिया हुआ है और सब में इलेक्ट्रॉनों संख्या तो बराबर हो गई है, सब में इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगी। अगर प्रोटॉन कहेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ तो 7 है, यहाँ तो 9 है, तो यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। तो किस तरीके से कैसे तय करें कि कौन सा आकार किधर होगा? तो बच्चे अगर आपको याद हो, थोड़ी सी भी बात अगर याद हो, तो आपको इतना तो पता बच्चे ना। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ बेटा, अगर मैं इनमें आपसे प्रोटॉन की संख्या की बात करूँ बेटा, तो ये प्रोटॉन कितना होगा? यहाँ पे 8 होगा। यहाँ कितना होगा बच्चे? 7 होगा। यहाँ कितना होगा? 9 होगा। यहाँ कितना होगा? 11 होगा। यहाँ कितना होगा बच्चे? 12। तो क्या आपको आराम से संख्या तो सबकी बराबर है इलेक्ट्रॉनों की, पर अब हमको इलेक्ट्रॉनों संख्या से लेना देना नहीं है, पर हम अब इनके आधार पे लगा सकते हैं ना। जिसके अंदर जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही ज्यादा उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर मैं जेब का मान की बात करूँगा बेटा, यहाँ जेब के आधार पर इनको लगाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले कौन आएगा बताओ बेटा? मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि कितना है बच्चे? 12 है। फिर बताओ 11 हो गया तो कौन आ जाएगा? आप लोग बताओ आराम से। तो यहाँ लिख लेना है 2+, ऐसे लगा देना है ना। फिर कौन आएगा? सोडियम आएगा। फिर कौन आ गया बेटा? सोडियम आ गया। अब कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। कौन आएगा बच्चे? फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन माइनस वाला। अब कौन आ जाएगा बेटा? फ्लोरीन आ गया था। अब कौन आएगा बेटा? ऑक्सीजन आएगा 2-। और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन 3-। अगर बेटा ये किसके आधार पे? जेब के आधार पे है, तो साइज में जस्ट क्या हो जाएगा? अगर साइज की बात करेंगे तो साइज में जस्ट क्या होगा बेटा? ये उल्टा हो जाएगा। साइज की बात करेंगे, साइज में क्या होगा बच्चे? ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात N2 अरे N3-, फिर O2-, फिर F-, फिर सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम 2+, राइट। तो इस प्रकार से हम इस उत्तर का
इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं ना। तो ये आपका सोल्यूशन करने का क्या है, तरीका है। ठीक है बच्चे, बताइए यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गया हो तो बताइए, हम फिर आगे बढ़ें। सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज पढ़ेंगे बेटा आयनिक विभव। क्या पढ़ेंगे? आयनिक विभव। आइए बच्चे, यहाँ से भी जिस तरीके से हमने उसको पढ़ा था, अब इसी तरीके से बच्चे क्या करेंगे, इसे भी पढ़ेंगे ना। आयनिक विभव है ना बच्चे। आयनिक विभव को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोलेशन पोटेंशियल ना बेटा। तो ध्यान देना है। अब ये आयनिक विभव होता क्या है, यह बीमारी क्या है, जरा इसको समझते हैं। अब इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको भी समझेंगे ना भैया। तो सबसे पहली मेरी बात को ध्यान समझिए बेटा। अगर मैं कहूँ कि ये बच्चे इसका क्या है, नाभिक है, ये इसकी सभी क्या है बेटा, ऑर्बिटल है ना बच्चे। ये सभी बच्चे क्या है, उसके ऑर्बिटल हैं। अगर ये सभी उसके ऑर्बिटल है तो आपको आराम से पता है बच्चे कि ये हमारे लिए क्या बच्चे, ये N1 है, N1 N2 N3 N4। बोलो, इतनी बात तो समझ में आ रहा है। तो ये इसका बेटा क्या है, ऑर्बिटल है। तो जब ऑर्बिटल है तो हमने आपको बताया बेटा, यहाँ पे जो मान होता है, यहाँ पे जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेफ। तो बेटा इसके क्या होता है, सबसे इसको जो बाहर होता है ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? आउटर मोस्ट सेल। इसे जिस नाम से जानते हैं बेटा, क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब बाह्यतम कोष। क्या बोल सकते हैं बच्चे? बाह्यतम कोष। अब बेटा ये बाह्यतम कोष है ना, तो बाह्यतम कोष में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब ये बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसी जो बाह्यतम कोष में बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक विभव। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे बेटा आईपी। क्या बोलेंगे बेटा? आईपी। बोलो, बात क्लियर है? तो अगर आईपी क्या है तो आप कह सकते हो कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में से, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है या जितना ऊर्जा क्षय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आयनिक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक विभव। पर बेटा क्या ये ऐसे निकल जाएगा क्या? इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये निकलेगा कैसे? इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना कि भैया निकलेगा कैसे। ध्यान देना है, कभी भी ये ठोस में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पहली पॉइंट, किसी ठोस में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? अब ठोस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो क्या करें? इसके लिए तरीका क्या बच्चे? इसके लिए हमारे पास ये तरीका है। सबसे पहले जो ठोस धातु होगी उसे पहले किस में ले जाएंगे, विलगित गैसीय परमाणु में। किस विलगित गैसीय परमाणु मतलब को गैसीय फॉर्म में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? विलगित गैसीय परमाणु में। अब विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, आयनिक विभव। और ऐसे जनरल भाषा में तो बोल सकते हैं कि बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, बाह्यतम कोष से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आयनिक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक विभव। बोलो, बात सही है नहीं सही है? पर वास्तव में यह है क्या, तो ठोस कोई नहीं देगा, क्योंकि ठोस बड़ी मजबूती से पकड़े होता है। तो किसी धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले ठोस है तो उसे किस में ले जाना पड़ेगा, विलगित गैसीय परमाणु ग्रुप में करना पड़ेगा, अर्थात उसे गैसियस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। जब वो गैसियस फॉर्म में जाएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो जेब का मान क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। और जेब का मान जब कम हो जाएगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो, बात समझ पा रहे हैं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेटा अगर आपसे कहा जाए तो इसमें से कह सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी इलेक्ट्रॉन, किसी विलगित गैसीय परमाणु के, क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग, किसी विलगित किसी विलगित गैसीय
परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है उसे आयनिक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उसे आयनिक विभव कहते हैं। तो याद कर सकते हैं बेटा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वही क्या कहलाती है बच्चे? आयनिक विभव। तो मतलब पहले कोई भी धातु होगा बेटा, तो धातु अगर है तो पहले अगर वो किसमें बेटा? ठोस में। किसमें है? ठोस में है। तो ठोस से उसे किस में ले जाएंगे? पहले द्रव में, और द्रव से फिर किस रूप में ले जाएंगे? इसे गैस में। जब इस गैस से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, तब वो क्या कहलाएगा बच्चे? आईपी कहलाएगा। बस समझ रहे हैं? कोई धातु है तो पहले ठोस फॉर्म में है, तो ठोस से किसमें कन्वर्ट होगा? द्रव में, और द्रव से फिर किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में। और उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को क्या करिए बच्चे? बाहर निकाल लीजिए। उस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग बेटा कहते हैं आईपी। अब बच्चे इतनी 2-3 बातें हम समझेंगे आईपी से रिलेटेड। पहले आईपी आप समझ पाए नहीं समझ पाए? तो नोट डाउन कर लिए कि नहीं? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी तक आयनिक विभव। अब बेटा सबसे बड़ी बात होती है जो आयनिक विभव है ना, वो उसका संबंध किसके साथ कैसा है? क्योंकि इन्हीं संबंधों से जो हमारा मेन क्वेश्चन बनना है जो भी क्वेश्चन बनेगा आयनिक विभव का संबंध। तो आयनिक विभव का संबंध अन्य जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्टों से इसका कैसा ताल्लुकात है, क्योंकि इस ताल्लुकात के आधार पर क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आईपी जेब के क्या है? विकर्णानुपाती है या समानुपाती है? हाँ, तो अभी यही चीज समझाना आपको। आइए समझते हैं एक एक करके बेटा। यहाँ तक की बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई समस्या किसी को नहीं है ना? आइए बेटा, अब देखो बच्चे यहाँ से मेरी बात ध्यान। आयनिक विभव का संबंध, ठीक है? आयनिक विभव का संबंध। तो सबसे पहली बात बेटा हम लोग करते हैं क्या है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहली बात पॉइंट करने, तो हम लोग देखते हैं तत्वों के स्थायित्वपन को ना, तत्वों के स्थायित्वपन को। जैसे अगर बेटा हमारे पास कोई भी परमाणु होगा ना, तो जानते हो कोई भी परमाणु होता है तो वो चाहता है हमारा अष्टक क्या हो बेटा? कोई भी बेटा अगर परमाणु है हमारे पास तो परमाणु की चाहत क्या होगी? जो भी परमाणु होगा वो परमाणु चाहता है क्या बेटा? इसकी ख्वाहिश क्या है? ये चाहता है ना कि हमारा अष्टक जो हो कैसा हो बेटा? हमारा अष्टक कैसा हो बेटा? अष्टक पूर्ण हो बेटा। बात सही है? कोई भी परमाणु होगा तो चाहेगा ना हमारा अष्टक कैसा हो बेटा? पूर्ण हो। अगर यस है तो यस का बेटा कितना होता है? 2 होता है। पी है तो कितना होता है बेटा? 6 होता है। और डी है तो कितना होता है? 10 होता है। और एफ है तो कितना बेटा? 14 होता है। बोलो बात मेरी ध्यान समझना बेटा। अब बेटा अगर मैं कहूँ तो ये तो यस के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, पर हमारा रिलेटेड जो होता है ये 300 होता है। तो अगर बेटा अगर ये पी में अगर 6 है तब तो सोने पे क्या हो गया? सुहागा हो गया। ये पूरी तरीके से क्या है? पूर्ण भरित है। और जब ये पूर्ण भरित हो जाता है, अष्टक पूर्ण होता है, तो वह तत्व कैसा हो जाता है बच्चे? तो वो कह सकते हैं कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है। और जब स्थायी हो जाता है तो उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा, हमसे कोई मतलब नहीं है बेटा। तो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये 2 है, ये ना है। अब बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ तो बेटा देखो ये क्या है? 14 है। और यहीं पर अगर P बराबर बेटा, अगर P बराबर 3 है, ये तो किसकी कंडीशन में बताया बेटा आपको? ये हमने बताया है पूर्ण भरित का। किसका बताया बच्चे? ये सभी अगर इस रूप में है तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भरित करेंगे। अगर P बराबर 3 है बेटा, D बराबर 5 है, और यह बराबर बेटा कितना है?
14 है, राइट। अगर ये इस रूप सॉरी कहना बच्चे 7 है, तो अगर ये इस रूप में है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अर्धभरित। अब कोई भी तत्व या पूर्ण भरित हो या अर्धभरित हो तो वह स्थायी हो जाता है। जब स्थायी हो जाता है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालता नहीं है। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालता नहीं है। जैसे आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं तब समझ जाएंगे। जैसे बच्चे एक बहुत बेसिक सी बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में बेटा तुरंत ही जनरेट होते हैं, तो समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये कलर। चलो देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे क्वेश्चन दे दो बेटा, हमारे पास नियान है, नियान एवं सोडियम में किस सोडियम में से किस में Ip का मान ज्यादा होगा। पहला क्वेश्चन कि यह सोडियम है और क्या है, नियान है और प्लस सोडियम है, तो किसमें Ip का मान ज्यादा होगा। तो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करिए बेटा, तो ये सोडियम नियान है तो नियान कितना होता है बच्चे, 10 होता है, 8 होता है बेटा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और क्या बनेगा, 2 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बात यही है। पर यही बेटा अगर हम लोग सोडियम की बात करेंगे, सोडियम कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होता है 2 8 1। तो बताओ बच्चे ऊपर वाले का जो अष्टक है कैसा है, पूरे 8 चाहिए था, 8 है उसके पास। इसका बेटा अष्टक क्या है बेटा, आपसे कहूँ तो इसका अष्टक आप कह सकते हो, अष्टक क्या है बच्चे, पूर्ण भरित है। कैसा है, पूर्ण भरित है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका अष्टक क्या है बेटा, अगर इसकी अष्टक की बात करेंगे तो इसका अष्टक क्या है, पूर्ण भरित नहीं है बेटा। और जब पूर्ण भरित नहीं है तो देखो, अब अष्टक पूर्ण भरित ये तो इसको कोई मतलब नहीं ना कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हमारा परिवार बना हुआ है। पर बेटा एक चीज बताओ, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक हलचल होगा ना कि हम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, चला जाएगा तो कम से कम पूर्ण भरित हो जाए, या तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम पूर्ण भरित हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागना भी चाहता है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागना भी चाहता है। अब वहां पहुंचे, भैया अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, मतलब कुछ ऊर्जा दे देंगे। तो बताओ हो गया सोने से सुहागे वाली बात। हम तो इलेक्ट्रॉन देना भी चाहते थे, और अगर नहीं भी कोई आता तो वही से निकाल के हम फेंकने ही वाले थे, पर जो चीज फेंक रहे थे उसके लिए भी पैसा मिल गया। तो बात समझ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है बेटा, तो बताओ इसको कम ही ऊर्जा में अपना इलेक्ट्रॉन बाहर देगा कि नहीं देगा। पर मैं कहूँ भैया नहीं, हमको नियान का ही चाहिए, किसका चाहिए बेटा, नियान का। नियान वाला कहेगा नहीं दूंगा, मेरा परिवार संपन्न है। अरे भाई कितने में दोगे, ले लो 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, अरे 50 जूल लो, नहीं 70 जूल नहीं, 80 जूल नहीं, लो 100 जूल लो। तो हम क्या किए, अधिक पैसा दिए तो लालच में आया, तीसरा अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाला। तो बेटा निकाला तो इसका मतलब है इसे ऊर्जा अधिक देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या देना पड़ा, अधिक। तो मतलब यहाँ Ip का मान क्या हो गया, अधिक। अब इसको कम ही ऊर्जा में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहता था, ऊपर से इसे मिल भी गया। अब ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, तब बता देंगे सर ये कैसा है, पूर्ण भरित है। कैसा बच्चे, पूर्ण भरित है। और जब ये पूर्ण भरित है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो इसलिए बच्चे सॉरी पूर्ण भरित है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है, इसलिए यहाँ पे इसके Ip का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो अगर Ip का आधार निकालेंगे तो बेटा आप लोग यही लगाएंगे, यानी Ip यानी ग्रेटर देन होगा किसके बेटा, Ip सोडियम के। बोलो बात सही नहीं सही है, अगर Ip की तुलना करेंगे तो यही होगा ना बेटा। तो क्या समझ पाए, क्या आप लोग समझ पाए बताइए, इस कंसेप्ट को समझ पाए नहीं समझ पाए। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं बेटा, बना ले जाएंगे आप लोग। अगर मैं आपको क्वेश्चन एक दे दूं तो क्या आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, कितने लोग हैं जो बना ले जाएंगे। अच्छा एक कंसेप्ट सिखाता बेटा, और बढ़िया से आप समझ जाएंगे। एक बात और आपको सिखाता हूँ, और क्वेश्चन को और बढ़िया से कर ले जाएंगे। क्या कर ले जाएंगे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप समझ गए कि अगर पूर्ण भरित अर्धभरित होगा तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। अब बच्चे मैं आपसे यहाँ से चलो यहीं दे दूं क्वेश्चन, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। अब आप लोग को तुलना करना है कि किसमें Ip का मान ज्यादा होगा ना।
अब बेटा देखिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस एवं मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम ऐसे लिखिए, मैग्नीशियम ऐसे लिखिए, मैग्नीशियम 2+ और मैग्नीशियम 3+ में आपको बताना है कि आईपी किस में ज़्यादा होगा। इसमें आपको बताना है आईपी किस में ज़्यादा होगा। जरा सोचिए क्वेश्चन को, आईपी किस में ज़्यादा होगा ना। मैग्नीशियम 2+ में क्या होगा, आईपी ज़्यादा होगा मैग्नीशियम 3+ से। कंफर्म है आप लोग? कैसे कर रहे हैं पापा? देखो जरा सा, गलती है यार। देखो Mg2+ है, Mg3+ है प्यारे। तो एक चीज बताओ, हमको इतना पता है ना कि Mg2+ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, और Mg3+ हुआ है। तो बेटा इसका मतलब है कि Mg जो है 2+ है, इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसका मतलब अगर इसका ऐसे देखेंगे तो कितना होगा, 2 और कितना बचेगा, 8। अब इसकी बात करेंगे, Mg अगर बात करेंगे तो ये कितना होगा, 3+ है, मतलब इसके पास 2 और कितना है, 7। अब देखो एक बात समझो मेरी बात को, यह तुलना 2+ बना हुआ है, अगर इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब अगर एक ही तत्व को लगातार निकालते जाएंगे तो उसका आईपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जरा ऐसे समझिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैं जस्ट आऊंगा ये कंसेप्ट समझाने के बाद, अभी आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, जैसे अगर मेरी बात समझिए बेटा, अगर मान लो कोई यम धातु है हमारे पास बच्चे, कोई मान के चलो कि यम धातु हमारे पास है, और जो यम धातु है तो हमने क्या किया, यम से इसे बेटा M+ बनाया। क्या बनाया, M+ बनाया। इसका मतलब यही है ना कि हमने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहला चक्कर इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम कह सकते हैं ना कि ये सर क्या है, IP1 है। बोलो बात सही है नहीं सही है भैया? अगर इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मान लीजिए हमने कोई बात करेंगे, इसमें जो आवेश होंगे सभी आवेशों की तुलना अगर करते चलेंगे तो आराम से आप बता सकते हैं कि इसमें कितना था, इतना। तो मान लो बेटा हमने कोई यम धातु लिया था, तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाल दिया। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं किसी के अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन कुछ भी रखो, जितना भी तुम्हारा मन करे ना रख दो। अब हमने क्या किया, अब जो M+ था, अब इसके अंदर से फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। M+ था तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2, तो ये क्या होगा बेटा, IP2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। जब भाई एक चक्कर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला किसी के अंदर से तो क्या लगा, IP1 निकला। जैसे हमारे अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और फिर हमसे अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो तो हम कहेंगे ना, मतलब हमारी मार्केट में भाव बढ़ रही है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब हम अब इतने ऊर्जा में नहीं देंगे, हमको ऊर्जा और भी चाहिए। मतलब पहला आईपी निकाल ले, IP1 निकाल ले तो ऊर्जा क्या लगेगा, कम लगेगा। पर IP2 की बात करेंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर वही बेटा अगर मैं कहूँ अगर M2+ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, M3+ हो जाएगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, IP3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बोलो बात सही है। तो मतलब जैसे जैसे आप एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर से, एक ही परमाणु के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे, एक ही परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर निकालते चले जाओगे तो IP का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब जरा उस क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अब अगर मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम 3+ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें IP1 तो पहले निकल हो चुका होगा। अब जरा इस बिहार पे देखेंगे तो अगर इसमें तुलना करेंगे तो कहेंगे सबसे कम क्या है, IP1 सबसे कम, फिर कौन होगा बेटा, IP2, और सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, IP3। क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा किसको निकालने में लगा हो, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल ही दिया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिया था बेटा। तो इसका मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ऊर्जा अधिक देना पड़ेगा, मतलब IP का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी के अंदर से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो IP का मान और क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। जैसे समझो, अब मैग्नीशियम को जरा बात करो। अब यही क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नीशियम को लगा बेटा, तो हमने क्या लिखा बेटा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से हमने क्या किया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो यह बना होगा Mg+। बोलो हाँ कि ना भैया।
Mg प्लस बना होगा तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो Ip क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट हो गया। बोलो बात समझे नहीं समझे। अब बेटा Mg प्लस है, Mg प्लस से कहा गया कि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये क्या होगा, Mg2 प्लस बना, तो मतलब इसके मतलब है कि अब इसने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 2, तो ये क्या हो गया बेटा, Ip2 हो गया। तो मतलब इसके पीछे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। अब बेटा इसी के तरीके से अब Mg2 प्लस है, अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा Mg3 प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा, Ip3 होगा। बोलो हाँ ना। तब आप बताओ मुझे, Mg2 प्लस है तो इसका स्टेप पूरा था ना। अब ध्यान दे, तुम सोच ये रहे थे Mg2 प्लस का स्टेप पूरा था, तो Mg2 प्लस से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तभी तो Mg3 प्लस बनेगा, मतलब ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, पर ये है कि यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे Ip का मान क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब एक निकल गया तब ये क्या बढ़ गया, न ही पूर्ण भरित रह गया, न ही अभी क्या हो गया बेटा, Mg अगर 3 प्लस हो गया तो न ही पूर्ण भरित रह गया, न ही तो क्या रह गया, ये अर्धभरित हो गया। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि Mg2 प्लस और Mg3 प्लस में किसका Ip का मान ज़्यादा होगा। मतलब अब अगर कोई Mg2 प्लस का परमाणु है, क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा, अगर कोई परमाणु क्या है, Mg2 प्लस का परमाणु है, और कोई Mg किसका बेटा, 3 प्लस का परमाणु है, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कौन में इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जानते हो जब Mg2 प्लस बन चुका है तो ये कैसा है, पूर्ण भरित है। कैसा बच्चे, पूर्ण भरित है। और जब पूर्ण भरित है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब ये बेटा ना पूर्ण भरित है ना अर्ध भरित है, तो ये कहेगा हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल के आपको दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया बेटा, आप कह सकते हो कि Ip Mg2 प्लस में क्या, Ip Mg2 प्लस का ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा बेटा, Ip Mg3 प्लस के। बोलो बात समझे नहीं समझे। अगर लगातार निकालते जाते तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती, पर हमको ये कहा गया कि Mg2 प्लस का कोई परमाणु है और एक Mg3 प्लस का परमाणु है, और दोनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ip का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप बता सकते हो सर अगर ये पूर्ण भरित है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो यहाँ पे Ip का मान क्या होगा, ज़्यादा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसलिए Ip का मान क्या होगा, कम। तो मतलब एक जनरल सी बात हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा, अगर देखा जाए एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें नजर आ रहा है। क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर देखो आप लोग को ये भी एक चीज़ और पता है परीक्षण प्रभाव के बारे में। अगर देखा जाए परीक्षण प्रभाव की बात करेंगे बेटा, तो सबसे ज़्यादा परीक्षण प्रभाव किसका अधिक होता है, यस का, फिर किसका होता है, पी का, फिर किसका होता है, डी का, और फिर किसका होता है, एफ का। क्योंकि यह जो यस का आकार है कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगर पी का आकार देखेंगे डम्बल होता है, और अगर उसका देखेंगे कैसा हो, डबल डम्बल, और जबकि एफ का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा परीक्षण प्रभाव किसका होता है, तो किसका होता है, यस का। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें होगा, यस में। बोलो हाँ कि नहीं। तो अगर बच्चे अगर यहीं पर मैं इस चीज़ को, चल भाई इधर चलो, एक तरफ चलो, ये समझ पा रहे हैं ना, नोट्स बनाने में किसी कोई समस्या तो नहीं होगा ना, बना ले जाएंगे। चलो बेटा, तो एक बात आप समझ रहे हैं बेटा, अगर परीक्षण प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, यस में होगा, फिर किस में होगा, पी में, फिर डी, और लास्ट में क्या होगा बच्चे, एफ। बात समझ रहे हैं। तो मतलब इन सभी में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, जैसे अगर कोई भी यह नाभिक है, तो नाभिक के सबसे पहले बेटा जो कक्षक आएगा क्या आएगा, यस आएगा, फिर कौन आएगा, पी आएगा, फिर कौन आएगा बच्चे, डी आएगा, फिर कब आएगा, तो इसका परीक्षण प्रभाव देखेंगे। बताओ भैया यही तो हो रहा है। अब देखो इसकी कम ही दूरी है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पकड़ा रहेगा, दूरी बढ़ गई, दूरी क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जा रही है। मतलब सबसे कम सबसे ज़्यादा दूरी किसमें होगा, या ब्लॉक में। तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा, जाहिर सी बात क्या होगा, जो नाभिकीय आवेश बल होगा क्या होगा, या में कम होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बेटा, आसान। तो आप सीधी सीधी एक बात कर सकते हैं बेटा, यहाँ से एक पॉइंट में नोट कर सकते हैं, क्या RS पॉइंट में क्या नोट करेंगे, तो कह सकते हो बच्चे, अगर मैं ये बात बोल दूँ, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा बेटा, मुश्किल हो तो Ip का मान ज़्यादा। बोलो बात सही है क्या बेटा। अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो मतलब उसके अंदर Ip का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर यदि दूसरी पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रॉन निकालना
आसान, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो तो Ip का मान क्या होगा बेटा? Ip का मान कम। भाई जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जैसे मैंने कहा था सोडियम प्लस, अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम कहेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है, कुछ ऊर्जा मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। पर वही सोडियम प्लस की बात करेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, तो उसे ऊर्जा क्या देना पड़ेगा? अधिक देना पड़ेगा। तो बोलो बात समझे नहीं समझे? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहा है मतलब उसके अंदर Ip का मान क्या है बेटा? कम है। कोई इलेक्ट्रॉन देने में बड़ा ही आनाकानी बतिया रहा है, अधिक ऊर्जा मांग रहा है, अधिक पैसा मांग रहा है, तो समझ लेना वहाँ Ip का मान क्या हो जाएगा बच्चे? अधिक हो जाएगा। तो क्या दोनों कंसेप्ट समझ पाए? बोलो हाँ कि ना? समझ पाए बताइए बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसको पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट सीख रहे हैं। अभी सीखेंगे जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, बॉटम टू टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा, समझ रहे हैं? अभी इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम। चलिए, तो हम सोचते हैं कि आज लगभग टाइम भी हो गया है, तो आज क्लास को क्या करते हैं, ये रहने देते हैं, फिर अगली क्लास क्या कर लेंगे, कल ले लेंगे ना, ठीक है बच्चे? तो चलिए आज क्लास को यहीं रखते हैं, द एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।